यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कल ये स्टडी कर रहे थे एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट इज एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए ऐसे तो वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर करता है अगर उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो या 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें उसका एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। जो कि मैंने आपको ये बताया था कि जो नॉर्मल मटेरियल्स होते हैं जैसे कि सॉलिड्स हैं या लिक्विड्स हैं, जब हम उनको हीटअप करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं। जब हम उनको कूल डाउन करते हैं, ठंडा करते हैं, देन दे विल कॉन्ट्रैक्ट। मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो वाटर है वो एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, और इसका मैंने आपको रीजन भी बताया था कि जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी स्टार्ट हो जाती है इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन भी है। वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और जो हाइड्रोजन है उस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अट्रैक्शन की वजह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, एक H2O का मॉलिक्यूल है, दूसरा H2O का मॉलिक्यूल है, उसके जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उसके अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से मैंने आपको इसकी एक स्ट्रक्चर भी बना करके बताई थी कि वाटर खुद को क्या कर लेता है, एक ऐसी स्ट्रक्चर में अरेंज कर लेता है कि जिसकी वजह से उनके बीच के स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मॉलिक्यूल्स के जो स्पेसेस है, बीच में जो स्पेसेस हैं, आप ये बोल सकते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो कूल डाउन होने पर वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो कूल डाउन होने पर जो वाटर है वो क्या होना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। तो एनॉर्मस बिहेवियर में हमने ये देखा था कि वाटर को जब हम कूल डाउन कर रहे हैं बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, देन इट एक्सपेंड। ये वाटर के साथ, दिस इज द एबनॉर्मल बिहेवियर। वाटर को जब 4 डिग्री सेल्सियस से हम लोग ठंडा करते हैं, टेम्परेचर और कम करते हैं, तो उस समय पर वो एक्सपेंड होता है। लेकिन नॉर्मल मटेरियल्स क्या होते हैं, कूल डाउन करने पर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये एक्सपेंड की हो रहा है, इसका रीजन आपने समझ लिया था। ओके, और एक एग्जांपल मैंने आपको ये भी बताया था कि जो कोल्ड एरियाज हैं, कोल्ड रीजन्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, टेम्परेचर विंटर के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। उस जगह पर एक डिफरेंट फिनोमेना हमें देखने को मिलता है कि जो रिवर्स होती हैं और जो लेक होती हैं, उनका सिर्फ टॉप सरफेस जो है वो फ्रीज हो जाता है, लेकिन पूरी रिवर या लेक जो है वो फ्रीज नहीं होती। अंदर जो वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, और वो क्यों रहता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब तो दोबारा उसको डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग। ओके, उसमें हमने ये तो उससे क्या फायदा था, उससे ये फायदा था कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। जो फिशेज हैं और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो इट इज ए ब्लेसिंग कि वो वाटर जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करने पर क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ओके, अब इसी से रिलेटेड हम एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं। तो हम लोग ये एग्जांपल्स जो पढ़ रहे थे इसके, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। ये जो एबनॉर्मल बिहेवियर दिखाता है वाटर, उसके क्या सिग्निफिकेंस है, वो हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा। तो एक एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया, सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल ये होगा कि कोल्ड रीजन के अंदर जहाँ पर टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होना लग जाता है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो वो पाइप्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जो वाटर पाइप्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक वाटर पाइप था, ये वाटर पाइप कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें ये वाटर है कंप्लीटली फिल्ड है, मतलब इस पाइप के अंदर जितनी भी वॉल्यूम है उस पूरी वॉल्यूम के अंदर यहाँ पर वाटर है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, पहले तो ये वाटर कूल डाउन होता जा रहा है। पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, तो जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये कूल डाउन हो रहा है और टेम्परेचर किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ कम हो रहा है टेम्परेचर। तो 20
डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। और इस डिक्रीमेंट के दौरान क्या होगा, एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रेक्शन होगा, ये मैं आपसे पूछता हूँ। पहले इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री, धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होता गया और टेम्परेचर हो गया 4 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही टेम्परेचर 20 से 4 डिग्री की तरफ जा रहा है, तब तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, वाटर कूल डाउन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, धीरे धीरे इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी वॉल्यूम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे पाइप डैमेज नहीं होगा जब वॉल्यूम डिक्रीज होगी। लेकिन जैसे ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होगा और 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होने लगेगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होगा, तो उस समय पर आपको कौन सा बिहेवियर दिखाई देगा, एबनॉर्मल बिहेवियर दिखेगा वाटर का। तो 4 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होता जा रहा है, जैसे ही 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ, 0 होते ही ये कंप्लीटली क्या हो चुका है, एक्सपेंड हो चुका है। तो कूल डाउन होने पर ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कूल डाउन बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर होते ही ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। अब अगर ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये पाइप क्या हो जाएगा, ये पाइप तो डैमेज हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से इनमें क्या आ जाता है, पाइप के अंदर क्रैक आ जाते हैं और वाटर जो है एक्सपेंड होता है, उस कारण से ये पाइप जो है वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये पाइप जो है डैमेज हो जाता है। ओके, तो ये इसका सेकंड सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट सिग्निफिकेंस का लेक और रिवर का जो टॉप सरफेस है वो फ्रीज होता है, लेकिन पूरा वाटर क्या नहीं होता, फ्रीज नहीं होता, जिसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं विंटर सीजन के अंदर। सेकंड सिग्निफिकेंस मैंने आपको ये बताया कि एक पाइप है, वाटर पाइप है, जिसके अंदर वाटर फ्लो कर रहा है और ये कम्प्लीटली फिल्ड है विद वाटर। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है, पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था 20 डिग्री से, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया 4 डिग्री तक तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा, वाटर का कौन सा बिहेवियर दिखेगा, एबनॉर्मल बिहेवियर। और 4 डिग्री से टेम्परेचर कम होते ये होगा एक्सपेंड, और एक्सपेंशन के कारण ये पाइप जो है वो क्या हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगी, क्रैक हो जाएगी। दिस इज द सेकंड सिग्निफिकेंस। अब थर्ड वन देखिए, थर्ड भी इसी से रिलेटेड है, ऐसा ही है लगभग। जो रॉक्स होते हैं उनमें वाटर क्या करता है, स्वीप करता है, स्वीप मतलब कि उनमें भर जाता है। रॉक्स के अंदर क्या होता है, क्रैक होते हैं, दरारें होती हैं, उनमें वाटर फिल हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी यहाँ पर ऐसा रॉक बना लेते हैं हम लोग, इसमें क्या था, यहाँ पर क्रैक था, ये आई एम मेकिंग क्रैक, ये ऐसा क्रैक था इसके अंदर, और यहाँ पर क्या हुआ, वाटर आया, एक दो क्रैक और भी बना देते हैं, ऐसा इसके अंदर क्रैक है। अब क्या हुआ, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल हुआ तो इस क्रैक में क्या फिल हो जाएगा, इस क्रैक में फिल हो गया वाटर। अभी समर सीजन की बात कर रहे हैं, समर सीजन में रेन आ रही है और इस क्रैक में क्या फिल हो रहा है, इस क्रैक के अंदर वाटर फिल हो रहा है। ठीक है, हो गया वाटर फिल। अब जब रात के टाइम टेम्परेचर कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाएगा। अब रात में क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। दिन में मान लीजिए टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, धीरे धीरे टेम्परेचर कम हो रहा है और किस तरफ जा रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ। तो 10 डिग्री से 4 डिग्री की तरफ जा रहा है, तब तक तो कॉन्ट्रेक्शन होगा, तब तक तो ये वाटर कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, तो ये वाटर एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिखेगा एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर। तो 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होते ही वाटर एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गया, और एक्सपेंशन के कारण ये जो क्रैक है, ये क्रैक और बड़ा हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्रैक ऐसा बढ़ता गया और लास्ट में जाकर के ये रॉक जो है वो टूट गया, पीछे के अंदर ब्रेक डाउन हो गया। और जब ये टूटेगा तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स भी क्रिएट होंगे, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, टूट रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सॉइल फॉर्मेशन भी होगा। तो हमारी अर्थ पर जहां पर भी हमें सॉइल दिख रही है, तो वो सॉइल उस प्लेस की नहीं है, वो कई हजार किलोमीटर दूर से आई है। कैसे आई है, जहां पर रॉक्स हैं, चट्टाने हैं, वहां पर क्या होता है, उनके जो क्रैक होते हैं उनमें वाटर फिल हो जाता है। वाटर फिल होने पर रात के समय जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है, तो वो वाटर एक्सपेंड होता है। एक्सपेंड होने से ये जो रॉक्स हैं उनमें क्रैक आ जाते हैं, क्रैक आते आते वो रॉक्स जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं।
ब्रेक डाउन होनी स्टार्ट हो जाए, और ब्रेक डाउन होती है तो धीरे धीरे वो आगे और स्मॉल पीसेज में टूटती है, फिर वाटर उनको फ्लो करके दूसरी तरफ ले जाता है, वाटर के साथ फ्लो करके चले जाते हैं छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, या विंड आती है, हवा आती है, उसके थ्रू जो है ये सॉइल पार्टिकल जो है वो फ्लो करते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। तो इसी की वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है, जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, चट्टानें टूटती हैं, तो उसके उसी की वजह से क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है, और वो सॉइल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती है विद द हेल्प ऑफ वाटर और एयर। So this is the third significance of the abnormal behavior of water or anomalous behavior of water. Okay, तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। अब मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ, वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने होंगे। ओके, तो लिखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल इज रिलेटेड टू द थर्मल एक्सपेंशन। एक न्यूमेरिकल मैंने आपको वो रिंग वाला करवाया था, वुडन व्हील था, लकड़ी का एक पहिया था, व्हील था, उसके ऊपर एक आयरन की रिंग लगानी थी। अब जो व्हील था उसका डायमीटर तो ज्यादा था, और जो रिंग थी उसका डायमीटर कम था। तो फिर हमने उसको व्हील के ऊपर रिंग को कैसे फिक्स किया, तो हमने बोला कि रिंग जो है वो आयरन की है, और आयरन को हम लोग हीटअप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। तो जैसे ही हम लोग उसको हीटअप करते हैं, गर्म करते हैं 218 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो रिंग एक्सपेंड हो जाती है, और एक्सपेंशन होने पर हम उस रिंग को इजिली व्हील के ऊपर क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। फिर उसके बाद हम उस पर कोल्ड वाटर डाल देते हैं, जिसकी वजह से दोबारा से वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और वो व्हील के ऊपर टाइटली पैक्ड हो जाएगी, चिपक जाएगी उसके ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए it is required to prepare a steel ruler, रूलर लिख सकते हैं, मीटर स्केल लिख सकते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टील मीटर स्केल, steel meter scale such that the millimeter interval such that the millimeter intervals are to be accurate, are to be accurate within are to be accurate within 0.0005 meter, or it is written 0.005 millimeter at a certain temperature. It's not millimeter. There is a mistake in the question. 0.0005 meter in, not in, at a certain temperature. At a certain temperature. Determine the maximum temperature. Determine the maximum temperature variation allowable determine the maximum temperature variation allowable during the rollings of the during the rollings of the
मिलीमीटर या मिलीमीटर मास के लिख सकते हैं, रूलिंग ऑफ द मिलीमीटर मास. One thing is given here, alpha of the steel is 1.322 into 10 to the power minus 5 per degree Celsius. This is given in the question. Just take the screenshot of this question. देखिए क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन. ओके, देखिए अब इसको ये कह रहा है कि हमें एक मीटर स्केल प्रिपेयर करना है. अब मीटर स्केल बनाने के लिए उस पर मार्क्स तो बनाने पड़ेंगे ना. जैसे ये मेरे पास एक स्टील की शीट है, इस शीट को मैं यूज करने वाला हूँ मीटर स्केल बनाने के लिए. लेकिन स्टील के साथ एक प्रॉब्लम है, सभी मटेरियल के साथ एक प्रॉब्लम है. जैसे ये हीटअप होगा, टेम्परेचर राइज होगा तो ये एक्सपेंड हो जाएगा. अगर ये एक्सपेंड हो जाएगा तो फिर ये तो रीडिंग सही नहीं बताएगा. तो इसीलिए जो लेंथ है उसको किससे मेजर किया जाता है, उसको लाइट से मेजर किया जाता है. आपने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में इसको स्टडी किया होगा कि 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है. 1 मीटर की डेफिनेशन क्या होती है. तो 1 मीटर की डेफिनेशन में हमने ये नहीं बोला कि हम लोग एक स्टील का स्केल लेते हैं और उसकी जितनी लेंथ होती है उसको 1 मीटर बोल देते हैं, या एक टेप लेते हैं उसकी जितनी लेंथ होती है उसको 1 मीटर बोल देते हैं. ऐसा नहीं है. हमने लेंथ को मेजर किया था लाइट से. उसका रीजन ये था कि जो भी मटेरियल है या तो वो एक्सपेंड होंगे या वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. और अगर वो एक्सपेंड होंगे और कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो क्या नहीं दे पाएंगे, वो सही रीडिंग नहीं बता पाएंगे, वो हमें गलत लेंथ बताएंगे. तो ये कह रहे हैं कि हमें एक स्केल बनाना है, मीटर स्केल, और इस मीटर स्केल के ऊपर हमें मार्क्स बनाना है. ये लिखा हुआ ना इसमें, रूलिंग ऑफ द मिलीमीटर मार्क्स. तो मिलीमीटर के मार्क्स लगाना. और आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैंने 0 लिखा और इस जगह पर अगर मैंने 1 लिखा तो इसके बीच में कितने मार्क्स आएंगे, 9 मार्क्स आएंगे. 1 2 3 4 और ये 5. 1 2 3 4 ये हो गया 1 सेंटीमीटर. 0 से लेके 1 तक ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर. और इसके बीच में कितने मिलीमीटर के मार्क्स बनाने हैं, 9 मार्क्स बनाने मिलीमीटर के. तो ये बन गया. अब ये कह रहा है कि इनकी मार्किंग कैसे की जाए. मार्किंग करने के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर कितना रखा जा सकता है. मतलब कि रूम टेम्परेचर पे काम नहीं कर रहा. जो बढ़ई है, जो मिस्त्री है, वो क्या कर रहा है, जो कारपेंटर है उसको स्केल बनाने के लिए दिया और उसको बोला कि भैया यहाँ पर आपको मार्क्स लगाने हैं इसके ऊपर. अब वो क्या था, उसको स्केल को उठा करके बाहर धूप में चला गया और बाहर धूप में बैठ करके काम कर रहा है और बाहर का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस. अगर बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये तो स्टील तो एक्सपेंड हो जाएगा और वो जो मिलीमीटर के मार्क्स लगाएगा उसमें गड़बड़ हो जाएगी. फिर एक्सपेंशन हो जाएगा तो वो जो मिलीमीटर के मार्क्स लगाएगा उसमें तो प्रॉब्लम हो जाएगी. अब उस स्केल को हम धूप में तो यूज नहीं करेंगे, वो स्केल को उठा करके हम तो रूम में ले आएंगे और कॉपी के ऊपर लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज करेंगे उसको. तो कमरे का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस. अब उसने तो 40 डिग्री सेल्सियस पर मार्किंग की और हम उस स्केल को उठा करके ले आए और यूज कर रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस की सराउंडिंग में. क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. वो स्केल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो वो लेंथ आपको सही नहीं बताने वाला. उससे आप जो लेंथ लिखेंगे वो लेंथ सही नहीं होगी. तो क्या किया जाए, तो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए. ये कह रहे हैं कि इतना वेरिएशन आ सकता है. मिलीमीटर के जो इंटरवल्स हैं, ये फर्स्ट 1 मिलीमीटर, ये 2 मिलीमीटर है, इनके बीच में जो इंटरवल्स हैं उन इंटरवल्स में इतना डिफरेंस आ सकता है. ठीक है, तो इतनी एक्यूरेसी यहाँ तक चलेगा डिफरेंस और इससे ज्यादा चेंजेस नहीं जाना चाहिए. तो 0.005 मीटर का जो है वो लेंथ में चेंज हो सकता है, ये इसने ये बताया. और उसके बाद बोल रहे हैं कि मिलीमीटर के मार्क्स लगाने हैं, तो किस टेम्परेचर पर ये चेंज आएगा इस स्केल के अंदर, ये बताना है आप. किस टेम्परेचर पर मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर बताना है, किस टेम्परेचर पर कितना चेंज आएगा लेंथ में. तो अल्टीमेटली फॉर्मूला हमारे पास एक ही है ना, चेंज इन लेंथ का या चेंज इन टेम्परेचर का. ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी. अब आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो आंसर है इस क्वेश्चन के अंदर आपको चेंज इन लेंथ बता रखा है. चेंज इन लेंथ इज 0.005 मीटर. दिस इज द चेंज इन लेंथ. दिस इज द चेंज इन लेंथ.
एंड ओरिजिनल लेंथ मीटर स्केल बना रहा है, तो ओरिजिनल लेंथ तो 1 मीटर होगी। तो डेल्टा एल तो आपको गिवन है 0.0005 मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ऐसा भी लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा पसंद आए तो। और ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ है 1 मीटर। ये कैसे पता लगा? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मीटर स्केल बना रहा है, मीटर स्केल बना रहा है तो 1 मीटर का स्केल बना रहा है ये। और क्या निकालना है? चेंज इन टेम्परेचर। ये आपको फाइंड करना है कि कितना टेम्परेचर में चेंज आए, इसकी लेंथ में इतना चेंज हो जाए। मैक्सिमम चेंज ये हो सकता है। अब आप फाइंड करके बताइए, मैंने आपको सारे पैरामीटर्स बता दिए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। Alpha is given in the question. Alpha of the steel is 1.322 into 10⁻⁻⁵. Put all the values in this equation and find out the change in temperature. देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन क्वांटिटीज है, इनको लिख लेते हैं। Here I am writing the answer, and first of all we are writing the given quantity. Delta L change in length is given 0.0005 meter. This is the change in length, or you can say that 0.005, और इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। Okay, next change in temperature we have to find out. तो इसको बाद में लिखते हैं change in temperature को। Alpha of the steel is given, alpha of the steel is 1.322 into 10⁻⁻⁵ per degree Celsius. And one thing is also given, original length. Original length is 1 meter, 1 मीटर की लेंथ। ओके, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते हैं चेंज इन लेंथ का। चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एल अल्फा एल। वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा एल इज 0.00 और 5 इंटू 10⁻⁻⁴, ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴। नेक्स्ट अल्फा इज गिवन 1.322 into 10⁻⁻⁵ multiplied by original length of the scale is 1 meter. Original length of the scale is 1 meter. तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया सारी वैल्यूज को। अब मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसके अंदर देखिए क्या होगा। सबसे पहले 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵ ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से हम पॉइंट को हटा देंगे तो अपस्टेयर्स में 1000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट विल बी 5 इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा 10⁻⁻⁴। ये -1 ऊपर आएगा, ये हो जाएगा 10⁻1। और यहाँ से अगर पॉइंट हटाएंगे हम तो अपस्टेयर्स में 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाय हो जाएगा 1322, ये बचेगा स्टेटमेंट। अब इसमें देख लीजिए डिवाइडेशन होता है तो डिवाइडेशन कर लेंगे, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर लेंगे। अब ये भी 2 से कैंसिल होता है और ये भी 2 से कैंसिल होता है, तो इसको कैंसिल करने के बाद आप ये आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं 37.8 डिग्री, 37.8 डिग्री सेल्सियस। तो जो वो रूलिंग करेगा स्केल की, मतलब स्केल के ऊपर जब वो मिलीमीटर के मार्क्स बनाएगा, रूलिंग करेगा, रूलिंग करने का मतलब है कि उसके ऊपर मार्क्स बनाएगा जब वो मिलीमीटर के, तो उस समय पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है 37.8। तो 37.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक अगर वो वर्क करेगा, रूलिंग करेगा, तो उसकी लेंथ में कितना डिफरेंस आ सकता है, जो हम उससे लेंथ मेजर करेंगे उसकी एक्यूरेसी में इतना डिफरेंस आ सकता है। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन आल्सो। ओके, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हमने हीट टेम्परेचर के बारे में थर्मोमीटर्स पढ़ा था, तो मैंने आपको हीट एनर्जी बताया। फिर हमने स्टडी किया थर्मोमीट्री के बारे में, थर्मोमीट्री के न्यूमेरिकल्स किए, और उसके बाद
हमने स्टडी किया थर्मल एक्सपेंशन, हीट एनर्जी, देन थर्मोमेट्री, देन थर्मल एक्सपेंशन, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री जिसमें हीट एनर्जी को कैसे मेजर किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा, और इसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं हीट एनर्जी को मेजर करने के, मापने के। तो थैंक यू सो मच। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज कैलोरीमेट्री एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, बाय बाय।